अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप? मैं ज़ोहैब तनवीर और हम आज का जो लेक्चर है उसमें हम आज डिज़ाइन करेंगे कि बीम को डिज़ाइन किस तरह करते हैं। यानी कि एक लोड लग रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्सेस आ रही हैं, तो उस पर हम आज कैलकुलेट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे उसका। तो एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मैंने आपको बताया था हम डिज़ाइन और एनालिसिस दोनों चीज़ें करेंगे। हमारा एनालिसिस हो गया है, आज करेंगे हम डिज़ाइन। तो डिज़ाइन करने के लिए क्या चीज़ करते हैं कि उसके लिए उसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ किस तरह करते हैं हम उसका डिज़ाइन। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक वो हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। जिस तरह हम आज जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक 5 मीटर लेंथ की एक बीम है, उसके ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं हम। उसके लिए क्या करेंगे, उसकी हमने जो डिज़ाइन में करते हैं वो ये करते हैं कि उसकी हाइट, विड्थ और उस पर कितना स्टील यूज़ हो रहा है, ये चीज़ें हम उसमें डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद हम उसकी सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ भी निकालते हैं। हमेशा हमें स्टील को कैलकुलेट करने के लिए इफेक्टिव डेप्थ चाहिए, जे की वैल्यू और के की वैल्यू चाहिए। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देता हूँ क्या करना है। जो उसकी विड्थ है ये हम उसका सपोज करेंगे। सपोज किस तरह करेंगे, ये हम सबसे पहले थंब्स रूल इस्तेमाल करेंगे, चंद एक है। उसके बाद सबसे पहले तो सपोज हम किस तरह करेंगे, सपोज करने के लिए हम थम्स रूल इस्तेमाल करें। तो थम्स रूल्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। थम्स रूल में से जैसे सबसे पहले हम हाइट निकालने के लिए थम्स रूल होता है L/18। एल जो हमारी लेंथ होगी डिवाइडेड बाई 18 से करेंगे तो उसके बाद वो हमारी हाइट आ जाएगी। तो इसी तरह चंद एक हम थम्स रूल इस्तेमाल करके सबसे पहले सपोज वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर फार्मूला में पुट करके हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे, कितनी हाइट, कितनी विड्थ और कितना हमें स्टील चाहिए। तो इसके लिए हम अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ करेंगे, सबसे पहले हमारे पास मूवमेंट है। तो मूवमेंट हमारे पास कितना है, मूवमेंट सबसे पहले देख लेते हैं वेट, लोड कितना लग रहा है। 30 किलो न्यूटन पर मीटर इस बीम पे लोड लग रहा है। इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर इसकी लेंथ है। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसके ऊपर डिजाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस पे मूवमेंट करने के लिए कैलकुलेट मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला, WL²/8। तो सबसे पहले हमारे पास W क्या है, W हमारे पास ये लोड है। तो लोड 30 किलो न्यूटन, जब किलो को खत्म करते हैं जब 10⁻³ जब L, L हमारे पास कितना है, L हमारे पास 5 मीटर है। तो मीटर को हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5 मीटर, तो ये बन जाएगा 5000 मिलीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो ये जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की है। तो इसके बाद अब हम इसका मूवमेंट कैलकुलेट कर लिया है हमने। तो कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर की मदद से हम इसका मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट हमारे पास आएगा 93.75 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमारे पास मूवमेंट आ गया है। उसके बाद ये चंद एक वैल्यूज हैं जो गिवन डाटा में हमारे पास मौजूद थी। FC प्राइम, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इस वाले बीम की, जो हम इसमें कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी 30 मेगापास्कल का है। और उसके बाद FY जो स्टील इस्तेमाल करेंगे वो 420 का करेंगे। ये हमें उसने रिक्वायरमेंट दे दी है हमें जो चाहिए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि डिटरमाइन क्या करना है। डिटरमाइन मैंने आपको बताया था हमेशा डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ होती है। डिज़ाइन में यही होता है कि वेट उसकी मालूम करनी है, हाइट मालूम करनी है, उसके बाद उसमें कितना स्टील्स इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद स्टील कौन सा बार, कितने नंबर का बार इस्तेमाल होगा, उसके एरियाज वगैरह, ये सारा कुछ हम कैलकुलेट करेंगे एंड में, यानी कि ये स्टील बार में ही आ जाता है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले थंब्स रूल इस्तेमाल करेंगे। तो थंब्स रूल, हाइट सबसे पहले निकालते हैं। हाइट निकालने क्या है, थंब्स रूल क्या है, तो सबसे पहले थंब्स रूल। तो थंब्स रूल में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइट। हाइट निकालते हैं, तो हाइट होता है L/, तो उसके बाद क्या चीज है हमारे पास, हाइट है। हाइट इज इक्वल टू L/12 होता है। L/12 कितना है हमारे पास, लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी है 5000 डिवाइडेड बाय 12 H। तो H हमारे पास इसका आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 416.62 मिलीमीटर। ये हमने थंब रूल की मदद से इसकी हाइट फाइंड कर ली है, यानी कि हम हमारे पास हाइट आ गया। अच्छा, नंबर 2 हमने ये याद रखना है कि हमेशा जो इसमें हम वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे वो एक ब्रिक के मल्टीपल में इस्तेमाल करेंगे। तो एक ब्रिक की जो हाइट होती है वो उसके मल्टीपल के अगर हिसाब से करें तो एक मल्टीपल होता है 75 का। तो अब जितने मल्टीपल में इस्तेमाल करेंगे अब उसके करीब करीब जाएंगे। अब हमारी जो वैल्यू है 416.62 आई है। तो इट मीन टू से इसको मल्टीपल में चेंज करें, अगर हम 75 के 5 मल्टीपल ले लें तो 450 बन जाएगा। इट मीन टू से 75 के 6 मल्टीपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन गया जी H इज इक्वल टू 450 मिलीमीटर। यानी कि यहाँ पे हम मल्टीपल यूज करेंगे, ब्रिक्स मल्टीपल।
तो अब हम क्या करें, हाइट फाइंड करें। हाइट फाइंड करने के लिए क्या किया, हम ब्रिक्स के मल्टीपल यूज किया हमने, ये 450 बन गया, ठीक है। यानी कि अब ये वैल्यू इसके क्लोज है, इट मींस से अब हम हाइट जो सपोज करें वो ये वाली होनी चाहिए हमारी हाइट। थंब रूल से अब सिर्फ जस्ट सपोज करें हमने के और जे की वैल्यू निकालनी है। अब उसके बाद हम इसकी डेप्थ देखते हैं, इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है। अब नीचे वाला जो उसका इफेक्टिव डेप्थ वही होता है ना कि स्टील के सेंटर से लेकर उसके ऊपर टॉप तक का फासला, इसे कहते हैं इफेक्टिव डी। 20,000 करते हैं, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो हम एरिया है वो तकरीबन वो सपोज करके हम 75 यानी एक ब्रिक का मल्टीपल उसमें से निगलेक्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। तो ये 450 इसमें से अब क्या था, हमारी h कितनी थी, ये हमारे पास h आ गई। अब इफेक्टिव डेप्थ निकालना है, d = h - 75। अब h हमारे पास कितनी आई है, 450 - 75, d = आ गया 375.0 मिलीमीटर। अब हमारे पास इसकी डेप्थ भी आ गई थंब रूल के मुताबिक, और हमारे पास हाइट भी इसकी आ गई। हमने दो चीजें कैलकुलेट कर ली है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें से एक डी मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। हमेशा मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले हम ये हमारी हाइट और ये, अब ये ऑथेंटिक नहीं है अभी तक, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। इसको अभी हम फार्मूले की मदद से निकालेंगे, जस्ट हम इसको सपोज करके हमारी तकरीबन इसके लगभग आ सकती है, इसके क्लोज आएगी इंशाल्लाह करेंगे। तो अब क्या करना है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करने के लिए क्या अच्छा, अब इसका एक क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लेते हैं। हम क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लेते हैं, किस तरह हमारा बना है। तो ये क्रॉस सेक्शन ड्रा करते हैं इसका। ये 3 स्टील बार्स सपोज कर रहे हैं फिलहाल। तो हमारे पास हाइट कितनी आई थी, हाइट 450 मिलीमीटर, और इफेक्टिव डेप्थ कितनी आई थी 375 मिलीमीटर। हमारे पास ये एक सेक्शन ड्रा कर लिया हमने। उसके बाद अब डी मिनिमम निकालेंगे कि डी मिनिमम इसके, क्योंकि मेन चीज होती है इफेक्टिव डेप्थ। तो हम डी मिनिमम कैलकुलेट करने का फार्मूला ये कि 2m / fc k j.b, ये वैल्यूज निकालनी है डी मिनिमम के लिए। डी मिनिमम का फार्मूला ये। अब उसके बाद हमारे पास देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास मूवमेंट है, मूवमेंट हमारे पास है। उसके बाद fc प्राइम, fc है हमारे पास, k की वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास k की वैल्यू भी नहीं है, j की वैल्यू भी नहीं है, और उसके बाद b की वैल्यू भी नहीं है। ये तीन वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब ये वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट सबसे पहले हम b देख लेते हैं, b कितनी आएगी। तो b के लिए थंब रूल क्या होगा, थंब रूल। तो इसके लिए जो थंब रूल b के लिए होता है वो होता है L/18। L हमारे पास 5000 था, डिवाइडेड बाय 18 किया, b हमारे पास ये आ गई है 277.8 मिलीमीटर। और मैंने आपको बताया था हाइट हो बेशक हमारी विड्थ हो, इसको हमेशा हम ब्रिक के मल्टीपल्स में लेते हैं। तो ब्रिक्स के मल्टीपल्स में लेने के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास ये आ गई है। अब हमारा जो एक ब्रिक का जो मल्टीपल, एक ब्रिक की जो विड्थ होती है ना वो मिलीमीटर में होती है 114 मिलीमीटर। यानी कि अब ये अगर इसको 2 मल्टीपल्स में लेंगे, यानी कि 2 × 114 करेंगे, 228 आ गई। तो हमारे पास जो विड्थ आई है, यानी कि ये देखिए ये दोनों क्लोज है, वैल्यू एक दूसरे के करीब करीब है। एक मीटर से हमारा जो b है वो बन गया 228 मिलीमीटर। अब हमने b कैलकुलेट कर लिया है, हमारे पास b भी आ गया। अब k और j की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मेन चीज है, k और j की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो के लिए हमने सबसे पहले वो फार्मूला वो हमने पढ़ा भी था पिछले न्यूमेरिकल में कि n² ρ² + 2n ρ होल का रूट माइनस n ρ। तो वो फार्मूला में पुट करेंगे और k की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, और g होता है 1 - k/3, ये j की वैल्यू आ जाएगी। दो वैल्यू निकल आई, उसको हम इसमें पुट करेंगे d मिनिमम में। d मिनिमम पुट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। उसके बाद हम स्टील्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के बाद स्टील्स बार प्रोवाइड कर देंगे, सिंपल। तो ये हमारे पास फार्मूला था। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करते हैं। k की वैल्यू फाइंड करते हैं। k किसके बराबर होता है, n² ρ² + 2 ρn √- ρn। हमारे पास यही होता है ना फार्मूला k का। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास n की वैल्यू है, n की वैल्यू ये वाली रही है। ये किस तरह फाइंड करते हैं, इसको सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। n की वैल्यू फाइंड करने के क्या, मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, यही था हमारे पास। तो ये स्टील की कितनी होती है 2000, 2 लाख, और ईसी कितना होता है 47
100 एफ सी प्राइम, तो हमारे पास 2 लाख डिवाइडेड बाई 470, 100 एफ सी हमारे पास 30 है, तो ये हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये अप्रोक्सीमेट 8 ही आएगी अप्रोक्सीमेट करके। तो हमारे पास ये तो उसके बाद हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली है। n की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करते हैं, आप रो की वैल्यू देख लेते हैं। रो की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, रो इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है 0.85 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/8 और fc बटे f5। तो आप देख लेते हैं fc हमारे पास है, y है, रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से 0.85 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/8, fc हमारे पास कितना है 30 और fy हमारे पास 420 है। तो रो की वैल्यू आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.01935। अब हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, रो की भी हमारे पास आ गई है और एन की भी आ गई, उसको जस्ट इसमें पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब कर दूं मैं यहां से कर देता हूं। तो इसकी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। k इज इक्वल टू n हमारे पास कितना था 8 का स्क्वायर और रो हमारे पास कितना है 0.01935 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रो हमारे पास कितना है 0.01935 और n हमारे पास 8 अंडर रूट रो n। वैल्यूज पुट हो गई है। अब इसका आंसर इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की मदद से, इसका आंसर आसानी से निकल आएगा। तो बताएं इसका आंसर कितना आता है। आंसर आ गया 0.423, हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। तो मैंने आपको बताया था k हमारे पास आ गया और इस बार j निकाल लेते हैं। j निकालने का सिंपल फॉर्म 1 = 1 - k बटे 3 यही होता है हमारे पास। तो इसमें जस्ट वैल्यू पुट करके हम j की आंसर निकालेंगे। j का 1 - k की वैल्यू कितनी है 0.423 डिवाइडेड बाय 3, j इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.859। अब हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, हमारे पास अब वैल्यूज आ गई हैं। किस किस की वैल्यूज आ गई हैं, अब हमारे पास देखें k की वैल्यू आ गई। सबसे पहले ये केस 1 था, केस 1 था। अब हम केस 2 इंप्लीमेंट करते हैं। अब केस 2 इनमें से जो ज्यादा क्रिटिकल वैल्यूज आएगी उसको हम इसमें इस्तेमाल करेंगे डी मिनिमम निकालने के लिए, यानी कि जो वैल्यू ज्यादा क्रिटिकल होगी तो वो फाइंड करते हैं। अब दोबारा k की वैल्यूज ये निकल आई केस 1 के लिए, अब 2 के लिए केस 2 निकाल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब केस 2 ट्राई कर रहे हैं। केस 1 के हमारे पास वैल्यूज आ गई थी k और j की, अब केस 2 ट्राई कर रहे हैं। उसके लिए क्या था, सबसे पहले k निकालने के लिए तो k की वैल्यू क्या आएगी, k का फार्मूला होता है nfc डिवाइडेड बाय fs प्लस nfc। ये हमारे पास वैल्यूज होती है k की। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास fs और fc की वैल्यू नहीं थी, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। तो ये इसे परमिसिबल लिमिट्स हैं, तो वो उसको हम अप्लाई करेंगे, इसे परमिसिबल लिमिट्स। तो अब हमारे पास fc इज इक्वल टू 0.45 fc प्राइम, ये हमारे पास fc आ गया, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। और उसके बाद fs इज इक्वल टू होता है 0.4 fy। तो हमारे पास fc और fy की वैल्यूज आ गई। अब इसमें जस्ट पुट कर देंगे हम। k इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास 8 थी मल्टीप्लाई बाय fc हमारे पास 13.5 है डिवाइडेड बाय fs हमारे पास 168 है प्लस n हमारे पास 8 है और fc हमारे पास 13.5 है। तो हमने ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, इसको आप कैलकुलेट करते हैं। 108 डिवाइडेड बाय 168 प्लस 108, k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी, हमारे पास 38391। ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। कैलकुलेटर की मदद से हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। k की वैल्यू हमारे पास आ गई है और हमारे पास j की वैल्यू जो होती है वो मैंने बताया था 1 - k बटे 3। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज जस्ट पुट करते हैं। 1 - k इज इक्वल टू 391 डिवाइडेड बाय 3। तो j हमारे पास आ गया है 0.876, ये हमारे पास ये है। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कर किस तरह करेंगे कि जो ज़्यादा क्रिटिकल यानी कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम उसको डिज़ाइन, ये कि हम हमेशा मैक्सिमम पे डिज़ाइन करते हैं, हमेशा मैक्सिमम पे। कि हमारा स्ट्रक्चर अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 30 किलोन्यूटन फोर्सेस लगे और वो फेल हो जाए,
तो हम जो डिज़ाइन करेंगे वो 30 पे नहीं 35 पे करेंगे, हमेशा हम सेफ साइड पे जाएंगे। तो इसके लिए हम ज़्यादा क्रिटिकल वैल्यू इसमें जो होगी वो हम ऐड करेंगे हमारे डी मिनिमम निकालने के लिए। तो हम ज़्यादा, अब देखा जाए तो हमारा जो केस 2 है वो मोर क्रिटिकल है। सो यहाँ पे एक नोट लिखते हैं। नोट किस तरह लिखेंगे, तो मैं नोट लिख देता हूं, द केस 2 is more critical, so we use the value of k and j in case 2। तो अब हमने वैल्यूज हमारे पास थी, अब इसमें जस्ट पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम इसका डी मिनिमम निकाल लेंगे। तो डी मिनिमम किस तरह का, डी मिनिमम इज इक्वल टू 2 0, हमारे पास मूवमेंट है, मूवमेंट हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 93.75 डिवाइडेड बाय एफसी हमारे पास कितना है 13.5 आया था, मल्टीप्लाई बाय 0.0423 मल्टीप्लाई बाय 0859 मल्टीप्लाई बाय वेट हमारी इसके पास कितने थे 228 आई थी। तो हमारे पास 30, ये हमारी वैल्यूज थी, यानी कि ये वैल्यू के की निकली थी, ये जे की निकली थी, ये हमारे पास विड्थ थे और ये हमारे पास एफसी की वैल्यू है। तो हमने ये वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद इसकी हमने डी मिनिमम निकाल लिया। तो हमारे पास जो डी मिनिमम इसका आया है वो हमारे पास 410 मिलीमीटर आ गया। तो ये हमारे पास डी मिनिमम आ गया एक्यूरेट। हमारे पास हमेशा जो हम कोई भी हाइट लेते हैं तो डी मिनिमम यानी कि इफेक्टिव डेप्थ पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो डी मिनिमम आई है ये 410 आई है। अब इस डी मिनिमम को हम ना ब्रिक के मल्टीपल में रखते हैं, एक ब्रिक के मल्टीपल में। तो हमारा ब्रिक के मल्टीपल में अगर देखा जाए तो ये अगर इसको करते हैं 75 मल्टीप्लाई 7 से तो ये बन जाएगा 6 करते हैं 450 में आगे मिलीमीटर। तो मल्टीप्लाई इसको 450 मल्टीप्लाई बाय 75 ये बन गया 525। हमारे पास जो इसकी डी मिनिमम हमारे पास जो आई है वो आई है हमारे पास 450, यानी कि ये हमारे पास डी मिनिमम है। ठीक है, ब्रिक के मल्टीपल में रखना था, हम ब्रिक के मल्टीपल में रखा तो ये 450 आ गई। और हमारे पास जो डी मिनिमम आई है वो आई है 450 और जो हाइट आई है तो 450 प्लस 75 ये हमारे पास 525 बन गई मिलीमीटर। अब हमने डिसाइड कर लिया, हाइट भी डिसाइड हो गई है, डेप्थ भी डिसाइड हो गई है, विड्थ भी डिसाइड हो गया 228 मिलीमीटर, तीनों चीजें डिसाइड हो गई है। अब हमने इसकी मैंने कहा था कि हम निकालेंगे विड्थ हाइट एंड स्टील बार। हमारे पास विड्थ आ गई है, हमारे पास हाइट भी आ गई है, अब हमारे पास स्टील भी आ गया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, ओनली ऑन स्टील बार्स कैलकुलेट करना है कितना स्टील इसमें इस्तेमाल होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, उसके लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके लिए जो फार्मूला है A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय FSJD। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे जस्ट वो पुट करते हैं वैल्यू, हमारे पास मूवमेंट कितना था 93.75 so 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 168 मल्टीप्लाई 0.859 मल्टीप्लाई बाय 450। तो ये हमारा वैल्यूज आ गई, यानी कि ये मूवमेंट की वैल्यू थी, M की वैल्यू M, ये हमारे पास Fs की वैल्यू है, ये हमारे पास J की वैल्यू और ये हमारे पास D है जो हमने निकाला है, अभी निकाला है। ये हमने वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद इसका आंसर निकाल लेंगे। हमारे पास आंसर आया 4.444 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास स्टील की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने कैलकुलेट कर लिया, स्टील भी कैलकुलेट कर लिया, विड्थ भी कैलकुलेट कर लिया, हाइट भी कैलकुलेट कर ली। अब इसमें अब हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ बार डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ बार डलेंगे। तो हमेशा जो ड्यूअल का तो ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि हम ज्यादातर 25 के बार्स यहाँ पे यूएस कस्टमरी के बार्स इस्तेमाल करें इसके बॉटम पे। तो अब यहाँ से स्टील डिसाइड करते हैं। स्टील डिसाइड करने के लिए हम हमेशा फार्मूला बुक से भी स्टील डिसाइड करेंगे, तो वही हम इस्तेमाल करेंगे इसको बी में, वही स्टील हम इस्तेमाल करेंगे इसके बी में। तो यहाँ पे फार्मूला बुक की मदद से हम इसमें स्टील बार, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम 25 के इस्तेमाल करते हैं बार एट द रेट। तो यहाँ पे 3 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक इसका जो एरिया होगा वो बनेगा हमारे पास 530 मिलीमीटर स्क्वायर।
हमेशा जो स्टील्स हम इस्तेमाल करेंगे इसमें वो हमेशा इससे इंक्रीज होना चाहिए, ना कि हम हमेशा सिफर साइड पे जाना चाहते हैं ना। तो इसके लिए अगर हमारी एरिया ऑफ स्टील की वैल्यूज 1400 भी आए तो हम 15 से अबव इस्तेमाल करेंगे स्टील, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा स्टील इस्तेमाल करेंगे ताकि हम सेफर साइड की तरफ रहें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 3 नंबर्स ऑफ 25 बार इस्तेमाल किए, उसका एरिया 1530 आया है, मगर हमारा जो एरिया ऑफ स्टील निकला था वो 410 आया था, 1410 आया था। तो इट मीन टू से हम सेफर साइड पे हैं, तो इसका मतलब है हम ठीक स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर ऑफ 3 स्टील्स बाहर आ गए हैं, तो हमारे पास स्टील बाहर आ गया। अब इसका बनाएंगे क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन किस तरह बनाते हैं, तो इसके बॉटम में 3 स्टील नंबर बाहर इस्तेमाल करें। 3 नंबर्स 25, 3 नंबर्स 25 ये है 1 2 3। तो उसके बाद इसकी विड्थ कितनी थी डिसाइड की, 228 मिलीमीटर। इसके बाद हमारी हाइट कितनी थी इसकी, 525 मिलीमीटर। और उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ जो हमने फाइंड की थी वो 450 थी। अब हमारे पास हर चीज़ आ गई है, गिवन डाटा हमारे पास एक एक चीज़ है। और उसके बाद इसमें जो हैंगर्स बार इस्तेमाल होगी, ये वाली टॉप पे हैंगर्स बार होगी, बस और ये स्टील है, स्टील 10 मिलीमीटर इसका बनाया होता है @10 स्टील। ये हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन बन गया। क्रॉस सेक्शन तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब हम क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं कि उसको अगर वर्टिकली किसी भी सेक्शन को काटे तो हमेशा हमारा क्रॉस सेक्शन बनता है। तो उसके लिए क्या किया, सबसे पहले ये क्रॉस सेक्शन था, तो मैंने बताया था कि अब हमने जो जो चीज़ कैलकुलेट किया उसको एक सेक्शन में ड्रॉ करके बता देंगे कि क्या क्या चीज़ उसकी। अब जो ये जो बीम है हम जिसको डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका जो क्रॉस सेक्शन ये बनेगा, उसकी हाइट जो होगी हम रखेंगे वो 525 मिलीमीटर रखेंगे। उसके बाद उसकी जो विड्थ रखेंगे 228 रखेंगे। और उसके बाद जो इफेक्टिव डेप्थ होगी उसकी 450 मिलीमीटर रखेंगे। और नंबर्स ऑफ 3 बार्स 25 यूएस कस्टमरी के इस्तेमाल करेंगे। और ये हैंगर्स बार भी इस्तेमाल होंगे यहाँ पे। ये इसका बन गया क्रॉस सेक्शन। अब इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रहे हैं इसका। ये स्पोर्ट्स होगी, तो स्पोर्ट्स हमेशा 228 मिलीमीटर रखते हैं, इधर भी 228 मिलीमीटर स्पोर्ट्स होगी। उसके बाद यहाँ पे हैंगर्स बार आ गई इसी का पे। तो अब उसके बाद अब हमारी मर्जी है, ज़्यादातर जो अगर हम देखा जाए ऐसे कोई अगर हम फॉलो करेंगे, अगर हम ACI को फॉलो करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हमेशा ज़्यादातर बार जो है वो बैंड अप देंगे। कल्टिवेटर यहाँ पे नहीं देते ACI की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर हम देना भी चाहते हैं तो कल्टिवेट एक सरिये को दरमियान वाले को दे सकते हैं, कल्टिवेट वो भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अब फिलहाल के लिए हम दे रहे हैं यहाँ पे बैंडअप दे रहे हैं, तो यहाँ पे बैंडअप जो बन जाएगा यहाँ पे बैंडअप, ये जो हम बार इस्तेमाल करें उसको बैंडअप दे रहा हूँ। तो ये जो बैंडअप होता है वो हमेशा ln/7 पे रखते हैं, ln/7। तो हमारे पास ln क्या होते हैं, ln ये हमारा टोटल डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कितना था 5000 था, उसमें से 20228 हमने माइनस कर दिया, हमारे पास ln आ जाएगा। तो ln डिवाइडेड बाय 7, ln हमारे पास 15000 प्लस 228 ये 2228 हमारे पास ln था, उसको डिवाइड किया 7 के साथ, वो जितनी लेंथ बनेगी वहाँ पे हम बैंडअप देंगे, यहाँ इसको देंगे। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 25 यूएस कस्टमरी था और ये वाला हैंगर्स बार है, ऊपर वाले बार्स हैं। और हमारे पास ये बनेगी लेंथ 4772, ये सेंटर यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ इतनी बनेगी। तो हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन था, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यानी कि अब आपको एक दोबारा से थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ किस तरह किया। सबसे पहले हमने जो हमारा पास गिवन डाटा था वो हमें उसने जस्ट लोड बताया कि इतना लोड एक बीम पे आ रहा है, तो उस लोड के ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी थी, उसकी हाइट, विड्थ एंड स्टील्स निकालना था। तो हम हाइट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने थंब रूल इस्तेमाल किया। थंब रूल इस्तेमाल करने के बाद
जो LN/12 था, थंब रूल इस्तेमाल किया। थंब रूल इस्तेमाल कर मैंने उसकी हाइट कैलकुलेट कर ली, हाइट कैलकुलेट की। इसी तरह थंब रूल से मैंने उसकी विड्थ कैलकुलेट की, LN/18 से विड्थ उसकी कैलकुलेट की, हाइट कैलकुलेट की। उसके बाद हम निकालेंगे डी मिनिमम। डी मिनिमम निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसकी विड्थ की ज़रूरत थी। हमने हमेशा, और नंबर 2 बात ये याद रखनी है कि हमेशा जो भी विड्थ और हाइट लेंगे हम, वो मल्टीपल में लेंगे, ब्रिक के मल्टीपल में। ब्रिक की जो बेस होगी यानी कि उसकी विड्थ होगी, उसकी बेस पे उसकी विड्थ लेंगे, और जितनी उसकी हाइट होगी उसके मल्टीपल में उसकी हाइट लेंगे। हमेशा ब्रिक के मल्टीपल्स में लेते हैं। उसके बाद हमने ये दो चीज़ें फाइंड की। उसके बाद जे और के की वैल्यू फाइंड की। मैंने दो तरह के जे और के एक एसीए परमिसिबल लिमिट्स के अंदर रह के मैंने फाइंड की, एक दूसरी तरफ फाइंड की। दो हमने केस इस्तेमाल किए, दो इनमें से जो मोर क्रिटिकल केस था हमने उसको फाइंड किया इसके अंदर, यानी कि डी मिनिमम निकालने के अंदर। तो मैंने उसके बाद जे और के की वैल्यूज फाइंड की। जे की के की वैल्यूज के फार्मूलाज हैं वो हम फार्मूला बुक से देख लेंगे। उसके बाद इनकी वैल्यूज को मैंने डी मिनिमम के फार्मूले में पुट किया। पुट करने के बाद मैंने डी मिनिमम कैलकुलेट कर लिया। और डी मिनिमम भी हमेशा ब्रिक के ही मल्टीपल में रखते हैं। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं किस तरह निकाली थी फैक्टोरियल, जो उसकी हाइट थी उसमें से 75 माइनस कर दिया था। मैंने यही कहा था ना कि एक ब्रिक का मल्टीपल माइनस कर दे तो डी मिनिमम आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हमारे पास डी मिनिमम 450 आई थी, तो मैंने उसमें 75 ऐड कर दिया, यानी कि अब डी मिनिमम से उसको मैंने हाइट में चेंज कर लिया। अब हमारे पास उसकी 525 हमारे पास हाइट आ गई थी। उसकी जो विड्थ थी, विड्थ हमारे पास आ गई थी 228 और इफेक्टिव डेप्थ 450 आ गई थी। हमारे पास ये डाटा गिवन था, हमने उसका क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लिया। उसके बाद हमने स्टील निकाला था। स्टील निकालने के लिए भी हमें उसके एम, जे और के की वैल्यू और बी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, तो उसको हमने वो निकाला हुआ था ऑलरेडी। हमने उसी को उसके फार्मूला पुट करके हमने ए की वैल्यू निकाल ली। जब ए की वैल्यू आ गई हमारे पास रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट होगी, विड्थ, हाइट एंड स्टील बार्स। तो स्टील बार्स की फिर उसके बाद हम उसको डिसाइड करते हैं कि कहाँ से स्टील बार कितना इस्तेमाल करें। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या किया, मैंने फार्मूला बुक से उसकी वैल्यूज देखी और उसके बाद मैंने वहां से स्टील बार को डिसाइड कर लिया। अब डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा मैंने आपको बताया था कि हम सेफर साइड पे जाना चाहते हैं। सेफर साइड पे जाने के लिए क्या करेंगे कि ज्यादा वैल्यू इस्तेमाल करेंगे स्टील की। अगर हमारे पास हमारी सपोज कर लेते हैं कि 120 मिलीमीटर स्क्वायर हमारी रिक्वायरमेंट है, हम कहते हैं इतना एरिया स्टील होना चाहिए। हम 120 की बजाय 320, मतलब कि वहां से उसको वेरिएट करेंगे, उसको एक्स्ट्रा यानी कि ज्यादा की तरफ लेके जाएंगे ताकि हम सेफर साइड पे जाएं। तो उसके बाद हमने उसको सेफर साइड पे जाके हमने 3 बार्स कैलकुलेट किए, जो है 25 ईयर्स कस्टमर के मैंने डिसाइड किया। डिसाइड करने के बाद उसको मैंने उसमें पुट किया, तो उसके बाद मैंने उसका क्रॉस सेक्शन ड्रा किया। क्रॉस सेक्शन किस तरह ड्रा करते थे कि जस्ट वो मैंने आपको बताया था, किसी भी सेक्शन को वर्टिकली तौर पे काटे तो उसका क्रॉस सेक्शन ड्रा होता है। तो क्रॉस सेक्शन ड्रा करने के बाद मैंने उसको शो किया, उसमें कितने स्टील बार्स इस्तेमाल हुए हैं, कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, कितनी इफेक्टिव डेप्थ है। तो वो कंप्लीट चीज़ें मैंने उसमें दी हैं आपको डिटेल में। और उसके बाद मैंने उसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रा किया। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या किया था, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमेशा निकालने के लिए क्या करेंगे, एक दो चीज़ें उसमें चाहिए हमें। सबसे पहले हम अगर बैंटअप दें, ज़्यादातर एसीए की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैंटअप ही देना चाहिए, अदरवाइज कर्टेनमेंट नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर हम बैंटअप देते हैं तो बैंटअप देने के लिए LN/7 है, तो LN/7 LN उसकी लेंथ है, उसको डिवाइड करेंगे 7 से, जो आंसर आएगा वो उसका उस एरिया से यानी उतनी लेंथ के बाद उसको बैंट देंगे। तो वहाँ पे हम बैंटअप दे के मैंने उसको ड्रा कर दिया, उसके हैंगर्स बाद को शो कर दिया, यानी कि ये न्यूमेरिक है। इसमें हमने क्या करना था, बेसिक हमारी चीज़ ये सेक्शन ड्रा करनी, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन, ये दो चीज़ थी हमारी रिक्वायरमेंट। सो आपको कैसी लगी हे व्यूअर्स, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी, अगर आपको इसकी समझ आई है, अगर नहीं समझ आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत इसी तरह रही तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा और इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ये हमारा टॉपिक था जो बीम वाला, मे बी ये हमने सिंगली रीइंफोर्स हमने डिज़ाइन कर लिया है। इंशाल्लाह इसके बाद डबली रीइंफोर्स हम डिज़ाइन करेंगे। तो बीम के बाद इंशाल्लाह कॉलम और इसी तरह स्लैब, यानी कि मैंने आपको बताया था